वेलकम स्टूडेंट्स। साइंस एकेडमी सिवान ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्लास चला रहे हैं और ये क्लासेस तब तक चलता रहेगा जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोचिंग खोलने के लिए कोई परमिशन ना मिल जाए या फिर माहौल बेहतर हो जाए। जब कोचिंग खोलने की अवस्था होगी तो फिर हम लोग ऑफलाइन क्लास करेंगे। तब तक आप लोगों का क्लास इसी तरह से ऑनलाइन चलता रहेगा ताकि हम लोगों को सिलेबस पूरा करने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। स्टूडेंट्स, थोड़ा कॉपरेशन आप लोगों से चाहिए। कॉपरेशन ये होना चाहिए कि जो भी होमवर्क दिया जाए वो आप करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग भी एक्टिव हैं या नहीं हैं। देखिए, लॉकडाउन है, घर के अंदर हैं, रमज़ान का भी महीना चल रहा है, तो हो सकता है पढ़ाई में उतना ज़्यादा मन नहीं लग रहा हो या फिर बेसिकली ऑफलाइन वाली बात तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोग मेहनत करते रहें तो आगे इसका फल मिलेगा। आप लोग को काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी। अचानक से बाकी क्लासेस की तरह बर्डन नहीं होगा कि अचानक से सिलेबस पढ़ना है, 20-20 30-30 पेज एक दिन में लिखवाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति बायोलॉजी में नहीं आएगी अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन क्लास करते रहते हैं। ठीक है, तो जो भी होमवर्क दिया जाता है वो जरूर करके दिखाएं। मुश्किल से 15 या 20 स्टूडेंट्स ने मुझे होमवर्क करके दिखाया है और ये बहुत बुरी स्थिति है। तो बेहतर होगा कि आप होमवर्क करते रहें। साथ ही साथ जो भी डाउट्स है, अगर कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल जुड़े रहें, एक्टिव रहें, फ़ायदा होगा। और मैंने पहले भी बताया हुआ है, आप लोग को नोटिस भी गया होगा कि बहुत जल्द, क्योंकि ये सिलसिला बंद का बढ़ता जा रहा है, 15 मई तक की नोटिस आ गई है और संभवतः मई में क्लासेस खुलने की संभावना भी काफ़ी कम है, जिस तरह से आप मीडिया रिपोर्ट देख रहे होंगे। तो ऐप में बहुत जल्द क्लासेस शुरू होगा और ऐप में सिर्फ उन्हीं बच्चों को ही ऐड किया जाएगा जिनका एडमिशन हो चुका है। तो ध्यान रखें, जिनका भी नहीं हुआ सिर्फ एडमिशन करा लें। फुल पेड का कोई दबाव नहीं है, सिर्फ आपको अपना नाम ऑफिस रजिस्टर में मेंशन करना है और इसके लिए आप साइंस एकेडमी के ऑफिस में जाके भी कर सकते हैं या ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं या पर्सनली मेरे घर पे आकर भी आप अपना नाम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कॉल करके डिस्कस कर लेंगे, बेहतर होगा। जितनी जल्दी अगर ये काम हो जाए सबके लिए सुविधाजनक होगी। चलिए, फिलहाल हम लोग अपने क्लासेस को स्टार्ट करें। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्लांट में हम लोगों ने पढ़ लिया कि एंथर के अंदर पराग कणों का, पॉलन ग्रेन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, परागकण कैसे बनते हैं और कैसे ये परागकण निकलकर फीमेल ऑर्गन तक पहुंचते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो ये सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ ली। लेकिन अब हमें पढ़ना है कि ये पॉलन ग्रेन करता क्या है। स्टिग्मा पर तो पहुंच गया, स्टिग्मा पर ये पहुंच गया, पर स्टिग्मा में पहुंचने के बाद चाहे वो अपने एंथर से पहुंचा हो या दूसरे फ्लावर से, सेल्फ हुआ हो या क्रॉस, फाइनली पॉलन ग्रेन यहां पहुंच चुका है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचकर क्या करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं, हेडिंग देंगे आज हम लोग, माइक्रो गैमिटो जेनेसिस। माइक्रोगैमिटोजेनेसिस, ये आपका हेडिंग होना चाहिए। अगर इसको समझना है तो हम लिख सकते हैं इसके लिए वर्ड डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। यानी वर्तिकाग्र पर पराग कणों के विकास की प्रक्रिया। ठीक है, पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचे हैं उनके विकसित होने की प्रक्रिया, ताकि वो पॉलन ट्यूब, पराग नली का निर्माण कर सके और वह पराग नली ओवरी की ओर विकसित होते हुए ओव्यूल के पास पहुंचकर फर्टिलाइजेशन कर सके। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं माइक्रोगैमिटोजेनेसिस। ठीक है, चलिए डिफिनेशन लिख लें। द प्रोसेस of development of pollen grain, ठीक है, on stigma and formation of pollen tube for fertilization
for fertilization is called microgametogenesis. ठीक है, यानी पराग कणों का स्टिग्मा पर पहुंचने के उपरांत विकसित होकर निषेचन के लिए पराग नली की निर्माण की प्रक्रिया माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल है। पराग कणों का स्टिग्मा में पहुंचने के उपरांत निषेचन हेतु पराग नली की निर्माण की प्रक्रिया माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग डिफिनेशन लिख लेंगे, आप लोग बहुत आसानी से लिखा जा सकता है, हिंदी भी मैंने बता दिया है ना, बहुत ही सिंपल है। अब इसको समझते हैं, पहले फिगर से समझ लें। इनफैक्ट इसके बाद आप लोग को फिगर ही बनाना है और फिगर से समझते हुए हम लोग जो है डेवलपमेंट का फिगर बनाएंगे हम लोग। तो हम लोग फिगर में ऑलरेडी बना चुके हैं पहले ही, स्टूडेंट सबको याद होगा कि ये पॉलन ग्रेन है, उसका न्यूक्लियस है, थोड़ा बड़ा बना दे, न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है। और ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दो सुरक्षात्मक परतें होती हैं, एक्साइन और इंटाइन, जिसमें एक छोटी सी छिद्र भी पाई जाती है। तो ये परागकण की संरचना है, ये है एक्साइन, ये है इंटाइन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ये है पोलन पोर सबको याद है, पराग छिद्र हम लोग बनाए हुए हैं, और ये हो गया हैप्लॉइड न्यूक्लियस अगुणित केंद्रक। ठीक है, लिखे या ना लिखे, एन शब्द ही इसमें लिखा हुआ, एन वर्ड ही बता दे रहा है कि क्रोमोसोम की संख्या आधी है, अगुणित है ये। तो ये एक परागकण की संरचना है। और ये परागकण अब कहाँ पहुंची हुई है? तो ये पहुंची हुई है स्टिग्मा पर। अब स्टिग्मा पर इसे विकसित होना है, तो कैसे विकसित होगा? चलिए इस प्रोसेस को फिगर से समझें। तो सबसे पहले इस सेल के अंदर एक माइटोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है? एक माइटोसिस डिवीजन, यानी एक समसूत्री विभाजन, जिससे दो अलग अलग सेल का निर्माण होता है। एक का आकार काफी छोटा होता है और एक का आकार काफी बड़ा होता है। ध्यान रखना, एक का आकार काफी छोटा होता है और एक का आकार काफी बड़ा होता है। ठीक है, ये सारे नाम तो आप जान रहे हैं, एक्साइन, इंटाइन। ठीक है, अब ये पोलन पोर, अब दो सेल बन गए, इसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल। देखिए नाम इंपॉर्टेंट है, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर अगर समझ में आ गया तो आप डिस्क्रिप्शन आसानी से लिख सकते हैं। और ये जो दूसरी कोशिका है इसे कहते हैं जर्म सेल, जनन कोशिका। ठीक है, ध्यान रखना है। बड़े एक सेल था, इसमें क्या हुआ? माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बन गई। एक वेजिटेटिव सेल जो बड़े आकार की होती है उसे वेजिटेटिव सेल, और जो छोटे आकार की कोशिका बनी उसे कहते हैं जर्म सेल। हिंदी में आप इसे जनन कोशिका कह सकते हैं, जनन कोशिका। ठीक है, जर्म सेल का मतलब ही होता है जनन कोशिका। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब क्या होता है इसके बाद? तीसरा फिगर थोड़ा नीचे बना रहे हैं ताकि स्पेस मिल सके। ठीक है, ये जो सेल है, अब ये दो सेल स्ट्रक्चर बन गया। अब दो सेल में हमें पता है ऊपर एक्साइन है, आसान फिगर स्टूडेंट्स आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इंटाइन है, पोलन पोर जरूर बनाएंगे, पोलन पोर जरूर बनाना है। अब इसमें दो सेल बन गए थे, एक बड़ा वेजिटेटिव सेल और एक छोटा। अब यह छोटे सेल में न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। ध्यान रखना, ये जो जर्म सेल है उस पूरा सेल डिवीजन नहीं कर रहा, अब उसका सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन कर रहा है, केंद्रक में विभाजन हो रहा है, जिससे दो केंद्रक का निर्माण होता है। और इसे कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे मेल जर्म न्यूक्लियस, मेल जर्म न्यूक्लियस, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट बेहतर होगा लिखे टू मेल जर्म न्यूक्लियस, दो है ना, टू मेल जर्म न्यूक्लियस, दो नर जनन केंद्रक जो अगुणित होते हैं। ठीक है, और ये हमें पता है वेजिटेटिव सेल और ये जर्म सेल, ये नाम तो ऑलरेडी मेंशन है। ये जर्म सेल और ये हो गया वेजिटेटिव सेल, राइट, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, ये नाम आप लोग ऑलरेडी ऊपर भी लिखे हैं, सेम नाम है, कहीं कोई अंतर नहीं हुआ है इसमें। अभी वेजिटेटिव में कोई अंतर नहीं हुआ है, ध्यान रखना है। वेजिटेटिव सेल अंतर किसमें हुआ, चेंजेस किसमें हुआ? वो हुआ जर्म सेल में, जिसमें एक ही केंद्रक था और केंद्रक में माइटोसिस डिवीजन हुआ, या इसे हम कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक का विभाजन कहें तो बेहतर होगा। यानी जनन कोशिका के
न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, केंद्रक का विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप अब जनन कोशिका में दो केंद्रक हैं, दो अगुणित केंद्रक हैं, जिन्हें हम कहेंगे नर जनन केंद्रक। ठीक है, नर जनन केंद्रक संख्या 2 है, इसलिए 2 नर जनन केंद्रक। ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं। ये तीसरा फिगर हो गया। तो ये था फिगर नंबर 1, ये था 2 और ये है 3। ठीक है, तीसरा फिगर। अब चौथा फिगर बनाते हैं। अब क्या होगा, इसके उपरांत जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा स्पेस के लिए मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। आई थिंक आप लोग नाम मेंशन कर चुके होंगे या कर लेंगे। तो अब चौथे में क्या होता है, ध्यान देना, ये जो पॉलन ट्यूब है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो एग्जाइन है ये काफ़ी मजबूत होती है, स्क्लेरोपोलिनिन से बनी होती है, जिसमें तोड़ना आसान नहीं है, संभव नहीं, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। तो अब क्या होता है कि इस पॉलन पोर से वेजिटेटिव सेल एक नली का निर्माण करती है, ट्यूब का निर्माण करती है, ट्यूब विकसित करती है, और इस ट्यूब को ही कहते हैं हम पॉलन ट्यूब। इस ट्यूब को क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब या पराग नली। और इस पराग नली के द्वारा दोनों नर जनन केंद्रक नीचे की ओर जाते हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं यही नर जनन केंद्रक, जो कि जर्म सेल से बने थे। ठीक है, एक्चुअली इस काम में वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो भी मदद करता है पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में। ठीक है, पर वो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेगा। तो रिप्रोडक्शन में यही दोनों भाग लेते हैं, ये दोनों न्यूक्लियस, इसलिए हम लोग इसको मेंशन कर रहे हैं। पर पूरी की पूरी वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब के निर्माण में भाग लेती है, यानी पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है वेजिटेटिव सेल से, और इस काम में प्रमुख भूमिका उसका केंद्रक निभाता है। और इसका उद्देश्य, पॉलन ट्यूब के निर्माण का उद्देश्य है कि यह ट्यूब अपने साथ जनन कोशिका में मौजूद दोनों नर जनन केंद्रक को लेकर नीचे जाता है, ताकि वो निषेचन का कार्य कर सके। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर ये फिगर देखें तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। रियल मायने में अगर देखा जाए तो ये संरचना कुछ ऐसी बनेगी। ये हम लोग क्लासरूम में भी बनाए थे, आप लोग को याद होगा, मैंने बताया था कि ये ओवरी है और ये ओव्यूल है, और फीमेल गैमेट यहाँ पर बनेगा, है ना, और पॉलन ट्यूब यहाँ पर, परागनली यहाँ पर विकसित हो रही है, और वो ये बना रहे हैं परागनली। और हर परागनली क्या कर रहा है, अपने साथ दो नर जनन केंद्रक को लेकर नीचे की ओर जा रहा है। और मैंने बताया था, जिसका नली सबसे पहले बनेगा, सबसे बेहतर होगा, सबसे मजबूत होगा, जिसमें क्षमता सबसे ज्यादा होगी, वही नली सबसे पहले नीचे पहुंचेगी और अपने साथ वो दो नर जनन केंद्रक को लेकर नीचे जाएगी, और यही नर जनन केंद्रक निषेचन की क्रिया में भाग लेंगे। और किसी स्टूडेंट ने मुझसे डबल फर्टिलाइजेशन पूछा हुआ था, तो बहुत जल्द हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ ध्यान दें, दो नर जनन केंद्रक हैं, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन। डबल मतलब क्या हुआ, 2 बार, और 2 बार तो 2 न्यूक्लियस चाहिए, तो 2 न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। और हम लोग इसके बाद फीमेल गैमेट का निर्माण पढ़ेंगे, और उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन ही आएगा। एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिगर से अगर समझे तो आप पूरी प्रक्रिया को आसानी से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्या हो रहा है, तो ये परागकण है, पॉलन ग्रेन है, जो स्टिग्मा पर पहुंच गया, और स्टिग्मा में पहुंचने के बाद इसका विकास होता है। कैसे होगा, तो सबसे पहले इसका जो सेल है वो पूरी तरह से डिवीजन करेगा, एक माइटोसिस डिवीजन करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा, जिसके फलस्वरूप 2 सेल का निर्माण होगा, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका को वेजिटेटिव सेल कहेंगे और छोटी कोशिका को जर्म सेल कहेंगे। ठीक है, इसके उपरांत जर्म सेल के न्यूक्लियस में सिर्फ केंद्रक में विभाजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, केंद्रक का विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप जनन कोशिका में 2 अगुणित 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण होगा, जिसे हम कहेंगे 2 मेल जर्म न्यूक्लियस। ठीक है, वेजिटेटिव सेल में कहीं कोई परिवर्तन फिलहाल नहीं होगा। जनन कोशिकाओं के निर्माण के उपरांत, दोनों जनन कोशिकाओं के निर्माण के उपरांत वेजिटेटिव सेल पॉलन पोर की सहायता से एक नली विकसित करेगा। इस नली के विकास में उसका केंद्रक भी भाग लेता है, और यह नली कहलाती है पॉलन ट्यूब या पराग नली, जो अपने साथ जनन कोशिका में मौजूद दोनों केंद्रक को नीचे ओवरी या ओव्यूल की ओर लेकर जाती है, ताकि वो निषेचन कर सके। तो आपको ये 5 फिगर हो गए ना, 3 ये चौथा और ये 5वां, 5 फिगर बनाने हैं। ठीक है, नाम जरूर लिखिएगा। यहां पर आप लिख सकते हैं, ये है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट, और ये है पराग नली, पॉलन ट्यूब। ये नाम जरूर लिखेंगे आप सभी, तब जाकर ये कंप्लीट होगा। और ये 5 फिगर आप लोगों को बनाने हैं, और इन्हीं बातों को जो अभी मैंने बताया उसे शब्दों में लिख देना है। आपका एक टॉपिक और कंप्लीट हो जाएगा। फिगर जरूर बनाइएगा। और चलिए अब हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। ठीक है, फिगर अगर आप बनाते हैं तो बहुत हद तक डिस्क्रिप्शन आप अपने से भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा फोकस करना है स्टूडेंट्स, आप खुद लिख सकते हैं, और फिगर बना के अगर याद करें तो ये आसान होगा, समझना भी, याद रखना भी।
और एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन या डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि परागकण की संरचना का वर्णन करें या परागकण के विकास की प्रक्रिया का वर्णन करें, यानी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन और दूसरा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, दोनों में से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब डिटेल्स लिखे, प्रोसेस लिखे, लिखिएगा आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन, व्हेन पॉलिनेशन चाहे वो सेल्फ हो या क्रॉस हो, डजेंट मैटर, कोई भी हो सकता है, पॉलिनेशन होना चाहिए। व्हेन pollen grain comes on stigma, it start development, ये इसमें विकास शुरू हो जाता है। कुछ ज्यादा लंबा हो गया। स्टार्ट डेवलपमेंट, राइट, ठीक है। लिखेगा इनिशियली, सबसे पहले इनिशियली द pollen cell यानी पराग कोशिका डिवाइडेड ए माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस समसूत्री विभाजन करता है, माइटोसिस डिवीजन, एंड फॉर्म्स टू सेल्स, है ना, दो सेल का निर्माण करता है। one large cell is called vegetative cell, and small cell is known as germ cell, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, लिखिएगा द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ germ cell divided into two haploid male germ nucleus, ठीक है। इतना दूर का हिंदी सुन ले, फिर आगे लिखेंगे, 2-3 लाइन ही और लिखेंगे हम लोग को, हिंदी इसका समझ लेते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं परागन के उपरांत जब परागकण स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो वह विकसित होते हैं, ठीक है। या लिख सकते हैं कि परागन के उपरांत जब परागकण स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो उनमें विकसित होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ गए और अब वो विकसित हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले पराग कोशिका एक समसूत्री विभाजन कर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। सर्वप्रथम पराग कोशिका एक समसूत्री विभाजन कर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। बड़ी कोशिका को वेजिटेटिव सेल तथा छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं, ठीक है। बड़ी कोशिका को वेजिटेटिव सेल तथा छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे जनन कोशिका की अगुणित केंद्रक विभाजन कर 2 अगुणित नर जनन कोशिका का निर्माण करती है ना। जनन कोशिका की अगुणित केंद्रक विभाजन कर 2 नर जनन केंद्रक का निर्माण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं हम लोग, लिख सकते हैं आफ्टर दैट वेजिटेटिव सेल develops
and forms a pollen tube through pollen pore. This pollen tube carry both male germ nucleus towards ovule for फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बस यहीं तक है, कंप्लीट हो गया, समझ लेते हैं। ठीक है, इसके उपरांत वेजिटेटिव कोशिका पराग छिद्र के माध्यम से पराग नली विकसित करती है एवं नेक्स्ट पॉइंट, पराग नली दोनों नर जनन केंद्रक को निषेचन हेतु ओव्यूल तक ले जाती है। ठीक, इतना ही सिंपल सा है, आसानी से लिखा जा सकता है। नोट करेंगे और कर अगर पॉसिबल हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कहीं किसी को डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। और ऐप शुरू होने के पहले अगर एडमिशन सबका हो जाता है तो ये सबके लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।